नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके से रिलेटेड 25 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, मानता हूँ कि आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया। ये आपका 6 बजे प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आज कुछ व्यस्तता के कारण ये आपका प्रोवाइड नहीं किया जा सका। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। बाकी आज का जो प्रश्न है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप सबके लिए बताए जाएंगे सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने सही समझा, मैं क्या कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि उन्हें आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद वो जो आल वाला बेल आइकन है तो उसको भी दबाइए, तभी आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, सभी लोग बताएं इसमें आपका क्या होती है, जब रीजन क्या है उसका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये क्या कह रहा है कि वृद्धि का कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध ना हो, या आपका ऑप्शन नंबर बी वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही है, या आपका सी वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज हो, या आपका ऑप्शन नंबर डी वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सभी लोग ध्यान से देखें। आपका ऑप्शन नंबर डी है, पढ़िए सभी लोग, थोड़ा सा पेंसिल को मोटा कर लें। ठीक है, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर भारत बना। सॉरी, उत्तर प्रदेश बना, उत्तर भारत नहीं भैया। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, सभी को बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है सन 1950, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका जो है यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जिसे हम कहते हैं, ये आपका 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या क्या लिख देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। सब कुछ पता होगा, लिखा भी होगा आपने इसे। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, इसको मैंने एक बार बताया भी था, तो यहाँ पर सभी को पता है। यहाँ पर आपका एडम स्मिथ जो है बिल्कुल करेक्ट है। अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत को होने वाला योग क्या कहलाता है। सभी बताएं यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है। जब किसी यूनिट द्वारा बढ़ता है तो क्या होता है उसका योग, बताइए सभी लोग। आपका 104 नंबर क्वेश्चन है। काफी सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सीमांत लागत कह रहे हैं, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सीमांत लागत बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को याद होगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप सीमित का अध्यक्ष कौन था, सभी बताएं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत ही यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप सीमित के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मनोज। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है,
मिलान करना है। क्लोरोफिल, इसका संबंध आपका किससे है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है क्लोरोफिल, नास्टोक, वाष्पोत्सर्जन और गेहूं का कीट। देखिए आपका क्लोरोफिल जो है इसका संबंध आपका किससे आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रकाश संश्लेषण है इससे है इसका संबंध, और नास्टोक इसका संबंध आपका किससे है? आपका इसका संबंध है डाइएजो डाइएजोट्रॉफ, ठीक है। और आपका वाष्पोत्सर्जन इसका संबंध आपका किससे है? आपका है इसका पादप सतह से पानी की कमी। और आपका गेहूं का कीट, इसका संबंध आपका किससे है दोस्तों? पादप रोग। सभी लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बिहारी, इतना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी जवाब है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिए सभी लोग अपना अगला प्रश्न, हर एक क्वेश्चन को फोकस करिए। शुरुआत में सभी को अच्छे से पढ़ना है, तभी अच्छे से उसका रिजल्ट अंत में मिलता है। निम्न में से कौन सा दोनों बृहस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपसे जिस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है याद दिलाता है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपको याद होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, बायोलॉजी के ये प्रश्न है, याद दिलाता है आप लोगों को 9th और 10th में जब बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, निम्न में से दोनों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? पीयूष। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के हार्मोन्स जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये पॉइंट बताया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो आपका ये जो पीयूष ग्रंथि है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। सभी लोग अच्छे से देख लें इसे। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? ठीक है, सभी बताएं सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका व्यास जो है 20 mm के आसपास होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका रिकेटस। ठीक है, जिसे आयोडीन भी कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकेटस। सभी लोग ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? सभी लोग बताएं, सभी लोग अच्छे से देखें इसे। तो 110 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे अधिक रहा, सबसे ज्यादा रहा, बताना है सभी को। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा, ये चीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो जितने भी लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोक कफ क्या कैसे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है लसिका। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है फेफड़े, क्षुद्रांश, आमाशय या विकृत। लसिका किसमें से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वाहन करती है? ठीक है, किस चीज में पचा हुआ होता है लसिका? मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्षुद्रांत है ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। लसिका क्षुद्रांश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वाहन करती है। ठीक है, इससे हम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीलिंग्स, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है सभी लोग फील कीजिए। इसमें भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? वखाना, सभी को जवाब देना है, पीछे लल्लू नहीं बनना है, एकदम करेक्ट जवाब देना है अगर आ रहा है सभी को। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरे फोकस के साथ आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। ठीक है, और इसके बारे में अगर मैं आपको और भी बताऊं तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है।
और इस सूची में जो है ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। तो आपको मैं बता दूं टिन और सीसा। ठीक है, टिन और सीसा, जितने भी लोग यहाँ जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सोल्डर जो है टिन और सीसा दो धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। सुमोन आपको पता है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सभी लोग बताएं इसमें। दिल्ली आपका कौन सा ऑप्शन सही है? अब से एक अब तक इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 114 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दें इसका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो 114 नंबर क्वेश्चन में विद्युत अपघटन, जी हाँ दोस्तों, विद्युत अपघटन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बिल्कुल करेक्ट है। ब्रो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब धातुओं की पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर ए नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? सभी लोग बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि पानी की जो बूंदें होती है जब तैलीय पृष्ठ के अणुओं के साथ जब उनका मिलान होता है, जब पानी की जो अणु है उस पर जब वो लोग पड़ते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वो लोग डूबते नहीं हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? आसंजक बल उसमें लगता है, इसीलिए वो डूब नहीं पाते हैं, इसीलिए वो जो है चिपकते भी नहीं है। इसका कारण ये है कि आसंजक बल का अभाव वहां पर होता है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है इन बली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव वहां पर होता है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MRI इसका फुल फॉर्म क्या है? मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो MRI इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, आप लोग फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैं आपको लिख दे रहा हूं, आपको ध्यान से इसको देख लीजिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस ठीक है इमेजिंग। चलिए दोस्तों अच्छे से इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए कहीं पर। तो आप खुद से पूछा जा रहा है कि MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 117 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है इसमें आपसे का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आपका ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय तरंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उष्मा का SI मात्रक क्या है? सभी लोग बताएं, आपका इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उष्मा का SI मात्रक क्या है? तो 118 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं जो आपका ये ऑप्शन नंबर उष्मा का SI मात्रक क्या है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जूल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्मा का SI मात्रक आपका जूल है। ठीक है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पदार्थ के मध्य जो है तापांतर को व्यक्त करती है। तो आपको ये पॉइंट मैंने बताया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण एक अजैव घटक है? सभी बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण एक अजैव घटक है? तो आपको बता दूं कि जो आपका ताप, जल, वायु और कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आदि अजैव घटक में आते हैं। ठीक है, ये चीज आपके अजैव घटक में आते हैं। तो मैंने आपको
कई सारे एग्जाम्पल दिए, उसमें से आपका एक यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। जी हाँ, मैंने आपको क्या बताया, पानी, ठीक है, पानी लिया था नाम मैंने, तो सभी को पता है ताप, जल, वायु, ये सब क्या है, अजैव घटक हैं। ताप हो गया, जल हो गया और वायु हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी लोग जवाब दीजिए। 120 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंकित। तो यहाँ पर जो टूर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका कौन सा है बताएं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टूर बिल्कुल सही है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है। सभी बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, उच्च जनसंख्या घनत्व, सभी लोग फोकस कीजिए ऑप्शन नंबर सी पर। उच्च जनसंख्या घनत्व आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता जो है उच्च जनसंख्या घनत्व, ये चीज यहाँ पर इसका कारण माना जाता है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर मिलान कौन सा सही नहीं है। 6, 7, 8 यहाँ पर ABCD कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए क्या आपका ये ऑप्शन राउरकेला स्टील प्लांट ये आपका सही है कोलकाता, या दुर्गा स्टील प्लांट ये आपका पश्चिम बंगाल ये सही है, या भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ क्या ये सही है, या आपका ऑप्शन नंबर डी बोकारो स्टील प्लांट बिहार क्या या आपका ये सही है। सभी लोग बताएं 122 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा सही है। देखिए मिलान यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं शुरू से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों मिलान जो हैं ये तीनों मिलान सही दिए गए हैं। मतलब इनका संबंध उड़ीसा से है पहले का, दूसरे का पश्चिम बंगाल से है और तीसरे का छत्तीसगढ़ से है। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट ये आपका बिहार से इसका संबंध नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसका संबंध बिहार से नहीं है बल्कि इसका संबंध जो है झारखंड में अवस्थित है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, झारखंड, ठीक है दोस्तों। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, झारखंड इसका सही आंसर है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका मिलान सही नहीं है। तो आपका जो मिलान सही नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड से संबंध रखता है, ठीक है, बिहार से नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अपने कई सारे और भी वीडियोज में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन में नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपको बताना है कि किसका जो है आपस में संबंध नहीं है। शमसे सिराज आफिफ या जिया, इनका संबंध क्या तारीख है फिरोज शाही से है, या जिया उद्दीन वर्नी इनका संबंध तारीख है मोहम्मदी से है, या आमिर खुसरो इनका संबंध तबाकत इ नासिरा से है, या आपका इब्न बतूता मैंने बताया था इसका संबंध क्या फतवा ए जहादारी इससे है। तो सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका संबंध फतवा ए जहादारी से नहीं, इसका संबंध आपका रेहला से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुलेमित है। अरे दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए हम थोड़ा सा इसमें गलत समझ लिए दूर।
यहाँ पर कौन सा सुलेमित है, कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बाकी यहाँ तो गलत दिए गए हैं सारे के सारे, उनमें से कोई एक केवल सही दिया गया है, तो आपको ये बताना है। दोस्तों माफ़ करिएगा, यहाँ पर मैं समझ लिया कि कौन सा सुलेमित नहीं है, जबकि कौन सा मिलान सही है ये पूछा जा रहा है। तो आपका ये केवल पहला वाला सही है, ठीक है। बाकी ये तीनों गलत दिए गए हैं, ठीक है। आपका पहला तारीख है फिरोज शाही, इनका संबंध जो है शमसे सिराज आफिस से है, ठीक है, आफिफ से है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ये अगला जो प्रश्न है ये आपका लास्ट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता, बताइए। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सही मेल नहीं खा रहा है, आपको वही ऑप्शन बताना है, ठीक है। विक्रमादित्य चैतन्य, क्या ये सही मेल है? हर्षवर्धन हेंगसांग, ये सही मेल है? या चाणक्य चंद्रगुप्त? देखिए आपका ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सही मिलान किया गया है, लेकिन ये ऑप्शन डी आपका ये चैतन्य जो दिया है ये गलत मिलान है, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जितने भी लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये विक्रमादित्य इनका संबंध किससे है? हुसैन शाह से है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही मिलान नहीं है। विक्रमादित्य का जो संबंध है मैं आपको बता दूं, ये चैतन्य से नहीं है, ये आपका है हुसैन शाह से है। सभी लोग ध्यान से देख लें। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और भी वीडियोज आपको मिलते रहें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। तो चलिए, कल से एक नई पूरी सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सभी को नोटिफिकेशन के जरिए सब कुछ पता चलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल आपसे सुबह के टाइम 9 बजे अपने जीके के टेस्ट को लेकर। आप सभी से शेयर करेंगे जीके का टेस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।